VHSNG। आज हम लोग VHSNG के बारे में जानेंगे। यह ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस होता है। तो विस्तृत जानकारी जाने हम लोग इस एपिसोड में। संवाद के एपिसोड 19 में आप सभी स्वागत है। आज का विषय है स्वच्छता एवं पोषण दिवस यानी VHSND, जो गांव स्तर पर मातृ, शिशु एवं सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्त मंच है। आइए इस महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे अतिथि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत कुमार, हेल्थ स्पेशलिस्ट यूनिसेफ मध्य प्रदेश, जो हमें VHSND के प्रभावी आयोजन, आशा की भूमिका और समुदाय की भागीदारी पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देंगे। सर, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार है। मैं यूनिसेफ मध्य प्रदेश में हेल्थ स्पेशलिस्ट के पद पे काम कर रहा हूँ। आप सभी आशाओं को यूनिसेफ की तरफ से बधाई हो, जो आप माँ और शिशु के स्वास्थ्य के लिए आप कम्युनिटी में जो मेहनत कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ग्राम स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता दिवस जो आपके गांव में मनाया जाता है, वो एक बहुत ही अच्छा मौका है जिसमें आप लोग गर्भवती महिला और बच्चों को मोबिलाइज करते हैं और उनकी ANC की जांच करवाते हैं और बच्चों की स्वस्थ जीवन के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग आपकी कड़ी मेहनत से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर गर्भवती महिला का जल्द से जल्द पंजीकरण हो, कम से कम 4 ANC की जांच हो और संस्थागत प्रसव हो और प्रसव के बाद 1 घंटे के अंदर स्तनपान की सुविधा मिले और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध मिले और 6 महीने के बाद पूरक आहार उनको मिलना चाहिए और पूर्ण टीकाकरण का भी आप लोग व्यवस्था करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग ये जो मेहनत कर रहे हैं आपके गांव में हर माँ और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, यूनिसेफ इसकी बहुत प्रशंसा करती है और यूनिसेफ आपके साथ है हर बच्चे और माँ के लिए स्वस्थ और सुरक्षित जीवन देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लिए। साथियों, अब हम आपको एक थीमेटिक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे VHSND के दौरान दी जाने वाली सेवाओं, समन्वय और जमीनी स्तर पर इसके महत्व को दर्शाया गया है। राम राम बहन जी। राम राम। अरे सरपंच साहब, आप वो भी इतनी दूर से? हाँ, हम तो आप ही से मिलने आए थे। हमसे मिलने आए थे? कहिए, सब ठीक ठाक तो है ना? अब वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? हमारे गांव में VHND यानी वो ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस उतने अच्छे तरीके से नहीं मनाया जाता जितना कि आपके ग्राम में। बस इसी संबंध में जानकारी चाहिए थी। हाँ भाई, हमारे गांव में तो बहुत बढ़िया मनाया जाता है। तो बताना क्या, हम वहाँ जा रहे हैं, दिखाई देते हैं। हाँ, चलिए। आज मंगलवार का दिन है और यहाँ तैयारियां शुरू हो गई हैं ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस की। इस गांव में महीने के हर दूसरे मंगलवार को ये कार्यक्रम, जिसे VHND कहते हैं, बड़े उत्साह से मनाया जाता है। समय और जगह का चुनाव सभी लोगों ने मिलकर किया है। VHND के आयोजन से जुड़े कार्यकर्ताओं का आना शुरू होता है। ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका और गांव वाले सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम उमा सोनी है। मैं ANM के पद पर कार्यरत हूँ।
मेरा काम है गर्भवती महिला और बच्चों का टीकाकरण कार्य करना है एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण आहार दिवस मनाते हैं। उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता और हमारे सुपरवाइजर सभी के सहयोग से इस कार्य का संचालन होता है। मेरा नाम मीना उपाध्याय है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। ग्राम एवं स्वास्थ्य पोषण दिवस पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन लेती हूँ। गर्भवती, शिशुवती, किशोरी बालिकाओं को सलाह एवं परामर्श देती हूँ। मेरा नाम मीनाल पटेल है। मैं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त हूँ। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का मैं आयोजन करता हूँ एवं बच्चों का टीकाकरण कराने में सहयोग करता हूँ, दवा वितरण का कार्य करता हूँ। मेरा नाम तारा तिवारी है। मैं आशा कार्यकर्ता में काम करती हूँ और मैंने गर्भवती महिलाओं को बुलाना और उनकी जांच करवाना का काम करती हूँ। मेरा नाम गुड्डी बाई है। मैं आज के दिन इसी दिन बच्चों बुलाती हूँ, बच्चों का टीकाकरण कराती हूँ, महिलाओं गर्भवतियों बुलाती हूँ और बच्चों को पोषण आहार का वितरण करती हूँ। अब तैयारियां पूरी हो गई हैं और सब तैयार हैं एक ही जगह कई सेवाएं देने को। साल तक के बच्चों की लिस्ट ले लो, वो गर्भवती महिलाएं लिखे, इनको बुला दो, बोल देना साथ में कार्ड लेके आए, टीकाकरण कार्ड। भैया टीका लगाओ, लो चलो कार्ड ले ले। जांच करना है, जांच करवा। चलो दीदी आप हम बुला रहे हैं। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। ठीक है आ जाइए। सबसे पहले पंजीयन काउंटर पर विभिन्न सेवाएं लेने वाले हितग्राहियों के नाम दर्ज किए जाते हैं। एक अलग तरह का माहौल दिख रहा है। लोग अपनी सेहत की चिंताएं लिए यहाँ चले आ रहे हैं और उनकी परेशानियां दूर हो रही हैं। मीना गिरवर राठौर। कितने बच्चे हैं आपके अभी छोटे? एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसा काम है जिसमें सब हिस्सेदार हैं। गांव के लोग और स्वास्थ्य कार्यकर्ता सब मिलकर कर रहे हैं काम। लोगों का पंजीयन हो रहा है और वे अपनी अपनी नियत जगह पर पहुंच रहे हैं। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये है साहू जी, बड़े जागरूक व्यक्ति हैं। हमारे गांव के हर काम में बड़ा सहयोग करते हैं। और साहू जी, ये हमारे पड़ोसी जिले के खजूरी गांव के सरपंच जी हैं। अच्छा। इन्होंने सुना कि अपने गांव में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, तो इसीलिए वो देखने के लिए आए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों का वजन लेती हैं और विटामिन ए की खुराक पिलाती हैं। उन्हें आवश्यक टीके लगाए जाते हैं। वो माओं को सलाह देती हैं कि अपने बच्चों का वजन हर महीने कराएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बताती हैं कि वे बच्चों को आंगनबाड़ी में मिलने वाले पोषक आहार के अलावा घर में मौजूद खाना जैसे कि रोटी, दाल, चावल, सब्जी भी जरूर खिलाएं। ANM ग्रामीण समाज में जन स्वास्थ्य सेवाओं की धुरी है। वो बुनियादी स्वास्थ्य के लिए अहम भूमिका निभाती है। ANM टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार बच्चों को टीके लगाती है और कई बीमारियों के खतरे से मुक्त करती है। तुम्हारे आदमी का नाम? गिरवर राठौर। उम्र कितनी है तुम्हारी? ANM की मदद के लिए आशा कार्यकर्ता होती है। जरूरत पड़ने पर वो इन महिलाओं के कार्ड बनाती है।
गर्भावस्था एक निहायत नाजुक स्थिति होती है। जन्म देते समय माँ करीब करीब एक नया जन्म पाती है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जांच के लिए। कार्यकर्ता लगातार गर्भवती महिलाओं को सेहत से जुड़ी सलाह देती है। VHND कार्यक्रम में गर्भवती महिलाएं होती हैं तो नई बनी हुई माएं भी होती हैं, जिनकी यहाँ प्रसव के बाद जांच की जाती है। माओं को नवजात शिशु की बेहतर देखभाल के बारे में जानकारी और सलाह दी जाती है। कार्यकर्ता महिलाओं को स्तनपान की खास जानकारियां देती हैं। VHND के कार्यक्रम में महिलाओं, बच्चों के अलावा आम बीमारियों से परेशान लोग भी आते हैं। छोटी मोटी बीमारियों के लिए सलाह, गोलियां आदि तो मिलती ही हैं। यहाँ मलेरिया की जांच भी फौरन हो जाती है। आयरन, फॉलिक एसिड, मतलब इसके साथ ही किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया जाता है। एकीकृत बाल विकास योजना की कार्यकर्ता किशोरियों को उनकी सेहत के संबंध में जानकारी देती हैं। एक और मंगलवार धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। VHND के ये कार्यक्रम जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने में मददगार होंगे। ढलती शाम के धुंधलके में सबके मन में संतोष है अपना काम ईमानदारी से करने का। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। VHND के काम कैसे करते हैं? हाँ बहन जी, देख लिया, समझ लिया और लिख भी लिया है। अब हमारे गांव में इसी तरह हर काम हुआ करेगा। अब मैं अपने गांव में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस को इसी तरह आयोजित करूंगा। उपयोगी वीडियो को देखने के बाद अब समय है एक प्रेरक कहानी का। ये कहानी है एक आशा बहन श्रीमती सुमन लोमवंशी, ग्राम आखिया, बैरसिया विकासखंड, जिला भोपाल की रहने वाली, जिसमें आशा द्वारा किए गए प्रभावी VHSND आयोजन से माता एवं बच्चे के स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। 17 दिसंबर को जन्मी एक नवजात बच्ची के जीवन पर उस समय संकट गहरा गया जब जन्म के 10वें दिन उसका वजन 1.7 किलोग्राम रह गया। जन्म के समय बच्ची सामान्य वजन 2.5 किलोग्राम के साथ पैदा हुई थी। बच्चे की इस स्थिति के बावजूद परिजन झाड़ फूंक से इलाज करवा रहे थे। नवजात की स्थिति अत्यंत गंभीर होती जा रही थी। 7वें दिन वजन में गिरावट को देखते हुए आशा कार्यकर्ता ने तुरंत मां को स्तनपान की सही तरीका, बार-बार स्तनपान कराने तथा मां के पोषण पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। परंतु जब 10वें दिन भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आशा ने खतरे के लक्षण की पहचान करते हुए जान लिया कि शिशु को गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। उन्होंने तत्काल परिजनों को स्थिति की गंभीरता समझाते हुए अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी, परंतु परिजन झाड़ फूंक जैसे पारंपरिक उपायों पर भरोसा करते रहे। आशा के बार-बार समझाने और समय पर इलाज की आवश्यकता बताने के बावजूद परिजन अस्पताल न जाकर झाड़ फूंक कराते रहे। आशा ने आशा पर्यवेक्षक को पूरे मामले की जानकारी दी। दोनों ने मिलकर परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली तो ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य टीम को सूचित किया गया। अंततः 26 दिसंबर को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से बच्ची को कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचने पर तत्काल उपचार शुरू किया गया। नवजात की सतत निगरानी की गई और आवश्यक चिकित्सा एवं पोषण सहायता प्रदान की गई। कुछ ही दिनों में बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देने लगा और उसका वजन भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। यदि समय रहते आशा कार्यकर्ता ने स्थिति की पहचान न की होती और लगातार प्रयास न किए होते तो बच्ची के जीवन का बचना संभव नहीं होता। ये कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब समय है प्रश्न उत्तर सत्र का। हमारे साथ है विषय विशेषज्ञ डॉक्टर वरुणा पाठक, वरिष्ठ तकनीकी परामर्शदाता UNFPA, जो हमारी आशा बहनों द्वारा पिछले एपिसोड में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे। नमस्कार मैडम, प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है। ब्लॉक पनागर से आशा कार्यकर्ता अनुपमा विश्वकर्मा। मुझे एक जानकारी पूछना था कि मेरे यहाँ बच्चा है जिसकी डिलीवरी 24 मार्च 2025 को हुई, जिसमें बच्चे का वजन 1.8 ग्राम का है। अब बच्चा 9 माह का हो गया है, परंतु उसका वजन आज भी 3.100 ग्राम का है और NRC में भर्ती भी था, मगर उसका वजन किस कारण से नहीं बढ़ पा रहा है? अनुपमा जी, सबसे पहले आपका प्रश्न लेती हूँ कि आपने ये इस बच्चे के बारे में बताया है जो अपने जन्म के समय पर 1.8 किलो के थे और आज 9 मंथ्स के हो जाने के बाद भी इनका वेट जो है वो 3.1 kg आपने बताया है। तो देखिए, मोटा माटा ये होता है कि डिलीवरी के बाद बच्चा फर्स्ट 3 मंथ्स में, पहले 3 महीने में
अपना जो बर्थ वेट होता है उसको डबल कर लेता है। तो कायदे में हमारा बच्चा जो 1.8 किलो का हुआ था, इसे 3 महीने के बाद ही 3.6 किलो का हो जाना चाहिए था। तो आपका कंसर्न बिल्कुल सही है कि अभी तक भी बच्चा अगर 3.1 किलो का है तो इसमें कुछ ना कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, और इसको मुझे लगता है आपको हायर सेंटर रेफर करना चाहिए, जहां पर सीनियर पीडियाट्रिशियन इस बच्चे को एग्जामिन करें और ये पता लगाएं कि क्यों इस बच्चे का वेट जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। ये आपके लेवल पर मैनेज होने वाला केस नहीं है, इसे आप रेफर करवा दीजिए। अगला प्रश्न, एक गर्भवती महिला को 2 माह 17 दिन में अबॉर्शन करना पड़ा और ब्लड भी कम 7 ग्राम से कम हुआ था, ऐसा क्या कारण हो सकता है? आपका दूसरा सवाल है कि 2 माह 17 दिन में अबॉर्शन करना पड़ा। वो मेरा समझना है कि कुछ बेबी में प्रॉब्लम आई होगी, इसलिए उनका अबॉर्शन करना पड़ा, और अबॉर्शन की वजह से भी जो ब्लड लॉस होता है उससे भी किसी का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम जा सकता है। और ये भी सच है कि अगर किसी का न्यूट्रिशनल स्टेटस इतना खराब है कि उनका हीमोग्लोबिन 7 तक जा रहा है, तो ये खुद भी कभी कभी अबॉर्शन का कारण बन सकता है, या ये पॉसिबल है कि इनको कोई भी ऐसे इनकी बॉडी में कोई डिजीज है जिसकी वजह से इनका खून भी नहीं बढ़ता, इनकी सेहत भी बेहतर नहीं होती, और वही जो प्रॉब्लम है वो इनके बेबी को भी जो इनके पेट में था उसको उसने ग्रो करने नहीं दिया और वो बेबी खराब हो गए, जिसकी वजह से इनको अबॉर्शन करवाना पड़ा। इनको ऑफ कोर्स इनका एनीमिया का ट्रीटमेंट होना चाहिए और इनको किसी हायर सेंटर पर भेज करके इनका पूरा वर्कअप होना चाहिए कि इनकी तबीयत में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये एनीमिया और अबॉर्शन दोनों की वजह से सफर कर रही है। अगला प्रश्न, आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक था। हमारा एक प्रश्न है कि ये 9 महीने पूरे नहीं हो पाए, 7 महीने, 6 महीने या फिर 8 महीने में डिलीवरी जल्दी क्यों हो जाती है, क्या कारण है? ऐसा हम क्या बताएं गर्भवती महिलाओं को जिससे कि उनकी डिलीवरी समय से पहले न हो? मैं संगीता चौरसिया, बटियागढ़ ब्लॉक, ग्राम केर बना से आशा सुपरवाइजर। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि समय से पहले 9 महीने से पहले क्यों किसी की डिलीवरी हो जाती है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार तो कारण सिर्फ ये होता है कि किसी को बुखार आ गया या उनको कोई यूरिन में इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से हाई ग्रेड फीवर में भी अबॉर्शंस हो जाते हैं। तो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं जिससे कि किसी को समय से पहले अबॉर्शन डिलीवरी ना हो? ये है कि आप उनको ये बोले कि वो बेसिकली अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कि किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन जैसे चलते हैं या डायरिया हो जाता है लोगों को, मतलब अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए अदरवाइज, तो हमेशा ये रिस्क होता है कि उनकी डिलीवरी समय से पहले हो सकती है। या फिर कभी कभी ऐसे कारण होते हैं कि किसी की बच्चेदानी का मुंह वीक होता है, जिसको हम इनकम्पिटेंट ऑस बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में यूजुअली आपको उनकी हिस्ट्री में पता रहेगा कि उनको बार बार उनके बच्चे कम समय के हो जाते हैं। तो ये वो वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको कि मान के चलिए कि तीसरे महीने में या 2.5 महीने के करीब हमको हायर सेंटर भेज देना चाहिए। तो जो वो एक टाके लगने वाला प्रोसीजर होता है वो हो जाता है। नहीं तो ज्यादातर अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको कोई ना कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है, जिसकी वजह से उनकी डिलीवरी 9 महीने से पहले हो जाती है। तो जब आप उनको रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करते हैं तो आप ये अलर्ट रहिए कि क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रहा है, जिससे कि उनकी कभी डिलीवरी या तो जल्दी हो सकती है, या अगर बीपी बढ़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो कभी कभी डिलीवरी पेशेंट की जान को या बेबी की जान को बचाने के लिए हमें पहले करनी भी पड़ सकती है। अगला प्रश्न, मीना अहिरवार, आशा कार्यकर्ता, ग्राम भदौरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मेरे गांव में एक गर्भवती महिला है जिसका 3 महीने में पंजीयन करवाया, 6ठे महीने में उसको ब्लीडिंग आने लगी, क्या कारण है? सोनोग्राफी करवाई, 9 महीने तक सरकारी अस्पताल में हर महीने जांच करवाते फिरे, फिर भी जांच में ब्लीडिंग आ जाती है, क्या कारण है? आखिरी सवाल में आपने पूछा कि पेशेंट को 3 महीने से ब्लीडिंग हो रही थी। तो देखिए, 3 महीने के आसपास अगर पेशेंट को थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, जिसको हम थ्रेटेंड अबॉर्शन बोलते हैं, तो ये बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। ज्यादातर पेशेंट्स थ्रेटेंड अबॉर्शन के बाद अपनी प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू कर जाते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है कि पेशेंट को, जैसे आपने कहा कि पूरे 9 महीने उन्हें थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रही, ये भी पॉसिबल है। ज्यादातर ये सिचुएशन हमें प्लासेंटा प्रीविया में देखने को मिलती है।
लेकिन आपने ये कहा कि उनकी लगातार सोनोग्राफीज भी होती रही और उसमें कुछ नहीं आया। तो ऐसे केसेस फिर ऐसे होते हैं कि या तो उनके हो सकता है कि बच्चेदानी के मुंह पर कोई छाला था जिसको हम सर्वाइकल इरोजन बोलते हैं, जो 9 मंथ्स तक ब्लीड कर सकता है, बावजूद इसके बेबी अच्छे से पेट में पलते रहेंगे और नॉर्मल डिलीवरी उनकी एंड में हो जाएगी। या एक पर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन करके हम कभी ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि कोई पॉलिप, कोई बोले तो स्किन टैग मतलब म्यूकस पॉलिप जैसा कोई सर्विक्स से निकल रहा है, या कभी कोई वेन्स वेजाइना में एनगॉर्ज्ड हो जाती हैं जिनको वैरिकोस वेन्स बोलते हैं, या इवन ये भी हो जाता है कि कभी कभी पेशेंट्स को मल के साथ खून जा रहा होता है बवासीर होने के कारण, और वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हमको बच्चेदानी के रास्ते से खून जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पेशेंट 9 महीने तक थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग कंप्लेन करते हैं तो उनका एक थॉरो चेकअप होना चाहिए, लोकल एग्जामिनेशन भी करना चाहिए कि ये ब्लीडिंग एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है। लगातार हमें बेबी की हेल्थ को मॉनिटर करते रहना है। अगर बेबी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं तो हमें ज्यादातर इनकी काउंसलिंग करनी होती है कि ये समय के साथ ये चीज ठीक हो जाएगी और आप और आपके बेबी ठीक रहेंगे। धन्यवाद मैडम। तो इस आज हम आशा संवाद के एपिसोड आप लोग इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।